अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा डिफरेंशियल एनालिसिस या रेलेवेंट कॉस्टिंग का चैप्टर चल रहा था और इस चैप्टर के अंदर हमने डिफरेंट क्वेश्चंस देखे थे, जिसमें हमने हर किस्म के डिसीजन मेकिंग की, ड्रॉप और ऐड वाली, ठीक है जी, स्पेशल ऑर्डर के ऊपर देखा, सेल और फर्दर प्रोसेस देखा। तो उसके अलावा हमने लिमिटिंग रिसोर्सेज या यूटिलाइजिंग लिमिटिंग रिसोर्सेज का जो पार्ट है वो भी देखा था। तो अब जो है उसके आगे भी मज़ीद जो क्वेश्चन हैं उनमें हम डिफरेंट सिचुएशन देखेंगे, लेकिन अब जो हमारी प्रॉब्लम्स हैं वो बाकायदा केस के साथ स्टार्ट हो रही हैं और हमने रेलेवेंट कॉस्ट को देखना है डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर, डिफरेंट वैरायटीज़ के अंदर। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉब्लम जो सीक्वेंस से चली आ रही है वो है 12.18, जिसके अंदर हमने रेलेवेंट कॉस्ट के एनालिसिस करने हैं, वो भी डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर। सो वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं कि अंद्रेती कंपनी हैज़ अ सिंगल प्रोडक्ट कॉल्ड आ डेक, ठीक है ना। एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम है डेक। द कंपनी नॉर्मली प्रोड्यूसेस एंड सेल्स 60,000 डेक्स ईच ईयर एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ $32 पर यूनिट, ठीक है ना। $32 पर यूनिट के ऊपर वो 60,000 सालाना प्रोड्यूस करती है यूनिट्स और बेचती भी है, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस $32 दी हुई है। द कंपनीज यूनिट कॉस्ट एट दिस लेवल ऑफ एक्टिविटी आर गिवन बिलो, ठीक है ना। उनकी जो कॉस्ट है, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है इस लेवल पर, यानी कि 60,000 यूनिट बनाने पर उनकी कितनी कॉस्ट इनकर्ड होती है वो आपको बता रहे हैं। कहने के पर यूनिट जो डायरेक्ट मटेरियल लगता है वो $10 का है, डायरेक्ट लेबर $4.5 की है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड $2.30 के हैं, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड $5 के हैं। 5 को अगर आप मल्टीप्लाई करवा दें 60 से तो आगे टोटल लिखा हुआ है 5 6 30, यानी कि $3 लाख टोटल। वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस $1.2 के हैं, फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस 3.5 के हैं, मल्टीप्लाई बाय 60 किया तो $2,10,000 बनेगा टोटल में। तो आपने इसको टोटल किया तो टोटल कॉस्ट पर यूनिट, एक यूनिट कितने का बन रहा है $26.5 का, और आप सोल्ड कितने का कर रहे हैं $32 का। इसका मतलब ये ऑपरेटिंग इनकम आपको कमा कर दे रहे हैं। कह रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ डेक्स फॉलोज ईच क्वेश्चन इज़ इंडिपेंडेंट, यानी कि हर सवाल अलग होगा उसकी प्रोडक्शन और इसकी सेल के हवाले से, और एक सवाल का दूसरे से ताल्लुक़ नहीं होगा। यूँ कह लें कि सारे अलग सवाल होंगे, सबका अलग अलग हमने जवाब देना होगा और एक का ताल्लुक़ दूसरे से नहीं होगा। तो 5 से 6 सवाल हैं, मैं आपको एक सवाल पढ़ूंगा फिर दूसरा समझाऊंगा, फिर ऐसे उसके क्वेश्चन के साथ आंसर समझाता रहूँगा ताकि आपको बात क्लियर हो जाए, ठीक है। तो सबसे पहले पहला सवाल पढ़ता हूँ फिर उसका जवाब देता हूँ। कह रहे हैं अज्यूम करो दैट अंद्रेती कंपनी हैज़ सफिशिएंट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 90,000 डेक्स ईच ईयर, ठीक है ना। उसके पास इतनी कैपेसिटी है, अभी तो वो नॉर्मल प्रोडक्शन उसके कितने बन रहे हैं 60,000, लेकिन उसके पास इतनी नॉर्मल कैपेसिटी है कि 90,000 हर साल बन सकते हैं इतने यूनिट, विदाउट एनी इंक्रीज इन फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट, और बग़ैर किसी मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट के इंक्रीज़ किए। उसके अलावा द कंपनी कोड इंक्रीज इट सेल्स बाय 25% अबव प्रेजेंट 60,000 यूनिट ईच ईयर, ठीक है ना। और कंपनी जो है वो 25% से अपनी सेल को इंक्रीज़ करेगी। अभी तो 60, इससे ऊपर 60,000 यूनिट से ऊपर 25% जो है वो हर साल वो इंक्रीज़ करेगी। इफ़ इट वर विलिंग टू इंक्रीज द फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस बाय 80,000, तो अगर $80,000 के फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस वो बढ़ाना चाहते हैं, इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो वुड द इंक्रीज फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस बी जस्टिफाइड, तो क्या ये फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज़ करना जस्टिफाइबल है, क्या ये सही है? तो हमने इसका आंसर देना है। तो पहला सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखें कैसे होगा। सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितनी है हमारी 32, जो कि उसने दी हुई थी। वेरिएबल एक्सपेंसेस पर यूनिट कितने हैं उसकी कैलकुलेशन, $10 का आपका मटेरियल है, $4.5 का आपका लेबर है,
और उसके बाद $2.30 के वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं और इसी तरीके से $1.2 के वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस हैं। ठीक हो गया। तो ये आपके तमाम वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए। इनको अगर मैं टोटल करूं तो $18 पर यूनिट के ऊपर ये आपका एक्सपेंस इनकर्ड होता है। तो माइनस किया तो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितना हो गया, $14। एक यूनिट पे आप $14 का कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमा रहे हैं। अच्छा, ठीक हो गया। अब इंक्रीज इन सेल्स इन यूनिट, आप इन 60,000 के ऊपर कितना इंक्रीज़ कर रहे हैं, उन्होंने कहा था 25%। तो 60,000 का 25% कितना बनता है, 15,000, यानी कि 15,000 यूनिट मज़ीद आप हर साल बेचोगे। तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट कितने, $14 का मल्टीप्लाई किया तो आपका इंक्रीमेंटल कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना हो जाएगा, $210,000 का हो जाएगा। जो मज़ीद आप 15,000 यूनिट इंक्रीज़ करेंगे उसके ऊपर $14 का पर यूनिट का कंट्रीब्यूशन होगा, तो आपको टोटल में 2,10,000 रुपये कमा कर देगा। इसमें से आपने जो फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस आप विलिंग हैं 80,000 बढ़ाने के, वो लेस करवा देंगे तो आपका जो डिफरेंस आएगा वो 130,000 का आ जाएगा, जो कि इंक्रीमेंटल नेट ऑपरेटिंग इनकम है। तो इसका आंसर फिर क्या हुआ, येस द इंक्रीज़ इन फिक्स सेलिंग एक्सपेंस वुड बी जस्टिफाइड, यानी कि आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। इंक्रीज़ करने के बाद भी ये आपको नेट ऑपरेटिंग इनकम $130,000 की कमा कर देगा। ठीक है, यानी कि इससे इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, आप इतने का एक्सपेंस कर सकते हैं। यानी कि जहाँ तक आपकी ब्रेक इवन नहीं आ सकती वहाँ तक के यूँ समझ लें, अज्यूम कर लें कि आप फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड कर सकते हैं, लेकिन उसको जितना कंट्रोल करें उतना ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। ये पहले सवाल का आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। दूसरे में कह रहे हैं अज्यूम, दोबारा अज्यूम करें दैट अंद्रेती कंपनी हैज़ सफिशिएंट कैपेसिटी टू प्रोड्यूस 90,000 डेक्स। अब भी उसके बाद 90,000 डेक्स हर साल बनाने की कैपेसिटी मौजूद है। अ कस्टमर इन अ फॉरेन मार्केट, एक कस्टमर है फॉरेन मार्केट में, वांट टू परचेज 20,000 डेक्स, वो 20,000 डेक्स जो है वो ख़रीदना चाहता है। इम्पोर्ट ड्यूटी ऑन द डेक्स वुड बी $1.70, ठीक है ना, पर यूनिट। एक यूनिट पे $1.7 जो है वो इम्पोर्ट ड्यूटी लगेगी। एंड कॉस्ट फॉर परमिट और लाइसेंस वगैरह की 9,000 की कॉस्ट भी आपको बेयर करनी पड़ेगी क्योंकि आप भेज रहे हैं। The only selling cost that would be associated with the order would be $3.20 पर यूनिट शिपिंग कॉस्ट, ठीक है ना। तो सेलिंग कॉस्ट जो इसके साथ जो एसोसिएट है, जाहिर है आपको शिपिंग करनी है, तो पर यूनिट आपको $3.20 शिपिंग कॉस्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। तो वो कह रहे हैं कि कंप्यूट द पर यूनिट आपने ब्रेक इवन प्राइस कैलकुलेट करनी है इस ऑर्डर की, ताकि आपको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। तो इसका आंसर हम यहाँ पर दे रहे हैं और कैलकुलेट करके आपको दिखाएंगे। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, मैन्युफैक्चरिंग वाली 16.80, डायरेक्ट मटेरियल आ गया प्लस डायरेक्ट लेबर आ गया प्लस आपके पास 2.30 के वेरिएबल एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है, वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस आ गए, ठीक है जी। तो ये टोटल कितना बन गया, $16.80। इंपोर्ट ड्यूटी पर यूनिट कितनी है, 1.70, और परमिट और लाइसेंस पर यूनिट यानी कि 9,000 है, डिवाइड किया 20,000 यूनिट से, तो एक यूनिट पे आपको 0.45 पे करना पड़ेगा। और शिपिंग कॉस्ट पर यूनिट आपको 3.20 गिवन है। तो टोटल करेंगे तो ब्रेक इवन प्राइस पर यूनिट कितना आ जाएगा, $22.15, यानी कि इतने का तो आपको यूनिट बेचना ही पड़ेगा, इतनी तो प्राइस आपको रखनी पड़ेगी कि आपका प्रॉफिट हो ना लॉस हो, ठीक है ना। समझ में आ रही बात। नॉर्मली तो आप यूनिट कितना क्या बेचते हैं, 32 का, लेकिन आपको इस केस में ब्रेक इवन मालूम करने का कहा है तो 22.15 को तो आपको अपनी प्राइस रखनी ही पड़ेगी, ठीक है, ताकि आप नो प्रॉफिट नो लॉस वाली कंडीशन में आ जाएं। तो यहाँ पर आपके दो पार्ट हो गए। चलते हैं तीसरे, चौथे और पांचवें सवाल की तरफ, ठीक है जी। सो तीसरे क्वेश्चन में आपको कह रहे हैं द कंपनी हैज़ 1000 डेक्स, कंपनी के पास 1000 डेक्स हैं ऑन द हैंड, उसके पास मौजूद हैं, दैट हैव सम इरेगुलरिटीज़ एंड आर देयर फॉर कंसिडर्ड टू बी सेकंड, ठीक है ना, उसके अंदर कुछ इरेगुलरिटीज़ हैं इसलिए उनको सेकंड हैंड बोला जा रहा है। ड्यू टू इरेगुलरिटीज़ इट विल बी इम्पॉसिबल टू सेल दिस यूनिट एट द नॉर्मल प्राइस, ठीक है ना। इस इरेगुलरिटी की वजह से
इन यूनिट्स को बेचना मुश्किल लग रहा है नॉर्मल प्राइस पे, यानी कि $32 पे जो बेचते हैं थ्रू रेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जो नॉर्मली आप कस्टमर को बेचते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू पैसे। तो व्हाट यूनिट कॉस्ट फिगर इज रेलिवेंट फॉर सेटिंग अ मिनिमम सेलिंग प्राइस एक्सप्लेन। तो क्या यूनिट कॉस्ट आपने बतानी है कि वो रेलिवेंट होगी ताकि हम इसकी मिनिमम सेलिंग प्राइस सेट कर सकें और उस पर इसको बेचकर अपने यूनिट भी बेच दें और कुछ ना कुछ हम प्रोसीड कर सकें। तो थर्ड पार्ट का आंसर थ्योरेटिकल है, कह रहे द रेलिवेंट कॉस्ट इसकी क्या होगी 1.20 पर यूनिट विच इज़ वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। रेलिवेंट होगी पर डेक पर वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस के बेचने पर आपकी जो कॉस्ट आएगी, बिकॉज द इर्रेगुलर यूनिट हैव ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बन चुके हैं, ठीक है। तमाम प्रोडक्शन कॉस्ट उसके ऊपर लग चुकी हैं, लेबर मटेरियल वगैरह सब, तो वो तो हो गया क्या संक कॉस्ट का पार्ट, वो तो लग चुका, ठीक है जी। अब बन चुका है और यूनिट हो गया है ख़राब, अब आपने आगे बेचना है तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर मार्केटिंग कर नहीं सकते थ्रू रेगुलर चैनल बेच नहीं सकते, तो सेलिंग एक्सपेंस इस वजह से आपका क्या हो गया रेलिवेंट हो गया। द फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस आर नॉट रेलिवेंट, वो रेलिवेंट नहीं है बिकॉज दे विल बी इनकर्ड वेदर और नॉट द इर्रेगुलर यूनिट आर सोल्ड। रेगुलर हो या इर्रेगुलर यूनिट हो, वो बेचें ना बेचें, उन्होंने तो इनकर्ड होना ही है। सो डिपेंडिंग ऑन हाउ द इर्रेगुलर यूनिट आर सोल्ड, अब ये डिपेंड करता है कि इर्रेगुलर यूनिट्स कैसे सोल्ड किए जाएंगे। द वेरिएबल एक्सपेंस ऑफ 1.20 पर यूनिट मे नॉट इवन बी रेलिवेंट, ये रेलिवेंट हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर यूनिट में भी डिस्पोज ऑफ, यूनिट को आप डिस्पोज ऑफ कर दें थ्रू लिक्विडेटर विदाउट इनकरिंग द नॉर्मल वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस, ठीक है ना। आप उसको डिस्पोज ऑफ कर दें, फेंक दें बगैर वेरिएबल एक्सपेंस के लगाए हुए, ठीक है जी। तो या उसको आप क्रश कर दें, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसको नए सिरे से फिर बनाएं, सही है जी। तो ये इसके थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर है। उसके बाद नंबर 4 की तरफ अगर हम चलें तो नंबर 4 में आपको क्या कह रहा है, बड़ा अच्छा खासा सवाल पूछा है, कहता है ड्यू टू अ स्ट्राइक की वजह से इन इट्स सप्लायर प्लांट, इसके सप्लायर के प्लांट में अंद्रेती कंपनी इज़ अनएबल टू परचेज मोर मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डेक्स, ठीक है ना। मज़ीद प्रोडक्शन के लिए वो मटेरियल नहीं खरीद सकती। द स्ट्राइक इज़ एक्सपेक्टेड टू लास्ट फॉर 2 मंथ, और आपको ये मालूम पड़ रहा है कि स्ट्राइक जो है वो तकरीबन 2 महीने तक चलेगी। अंद्रेती कंपनी हैज़ इनफ मटेरियल ऑन हैंड, उसके बाद इतना मटेरियल मौजूद है टू ऑपरेट एट 30% ऑफ नॉर्मल लेवल फॉर 2 मंथ पीरियड, ठीक है ना, ताकि वो नॉर्मल लेवल 30% के ऊपर ऑपरेट करे, 2 महीने के लिए सर्वाइव कर सकती है, इतना मटेरियल मौजूद है। एज एन ऑल्टरनेटिव अंद्रेती कुड क्लोज इट्स प्लांट डाउन इंटायरली फॉर द 2 मंथ, उसके ऑल्टरनेटिव में वो अपना प्लांट भी 2 महीने के लिए बंद कर रही है। इफ़ द प्लांट वर क्लोज, अगर प्लांट हो जाता है क्लोज, फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट वुड कंटिन्यू एट 60% ऑफ देयर नॉर्मल लेवल ड्यूरिंग द 2 मंथ, जो उनकी फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट है वो 60% पे उनके नॉर्मल लेवल जो जिस पर वो चला रहे हैं 2 महीने में काम करेंगे, उस पीरियड तक 60% पर जो है वो इनकर्ड होगी। एंड द फिक्स सेलिंग एक्सपेंस वुड बी रिड्यूस बाय, वो 20% से रिड्यूस हो जाएंगे क्योंकि आपकी प्रोडक्शन ही कम हो रही है। व्हाट वुड बी द इम्पैक्ट ऑन प्रॉफिट, प्रॉफिट पर क्या इम्पैक्ट होगा ऑफ द क्लोजिंग ऑफ द प्लांट फॉर द 2 मंथ, 2 महीने के लिए अगर हम इस प्लांट को बंद कर देते हैं तो क्या फ़र्क आएगा। तो इसका सॉल्यूशन आप देख लें कि देखें, सबसे पहली बात, साल में होते हैं 12 महीने, 2 महीने के लिए हो रहा है बंद प्लांट। इफ़ द प्लांट ऑपरेट एट 30%, 30% नॉर्मल लेवल पे काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये सिर्फ और सिर्फ 3000 यूनिट बनाएगा। विल बी प्रोड्यूस एंड सोल्ड ड्यूरिंग द 2 मंथ पीरियड, ठीक है। कैसे, 60,000 यूनिट हर साल बनाता है, मल्टीप्लाई बाय 2, 2 महीने ही काम करेगा 12 में से, तो ये हो गए कितने 10,000 यूनिट। 10,000 यूनिट का 30%, क्योंकि उन्होंने क्या कहा कि 30% लेवल पे काम करेगा, तो 10,000 का 30% कितना हुआ 3,000, तो 3,000 यूनिट प्रोड्यूस करेगा और 3,000 यूनिट ही बेचेगा। तो अब 3,000 यूनिट पे हमने फैसला करना है। तो कह रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन मार्जिन लॉस इफ़ द प्लांट इज़ क्लोज, अगर प्लांट क्लोज हो जाता है तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना लॉस्ट होगा, तो 3,000 यूनिट है,
$14 पर यूनिट। $14 पर यूनिट कैसे आया? $32 सेलिंग प्राइस थी, 10 मटेरियल हो गया, ये लेबर हो गया, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस हो गया, और 1.20 जो था, सॉरी 1.20 वेरिएबल एक्सपेंस था और 2.30 फिक्स वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड था। इन सब को टोटल करके माइनस किया तो पर यूनिट जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है वो $14 आ गया। तो मल्टीप्लाई किया तो $42,000 का आप लॉस कर रहे हैं। फिक्स कॉस्ट दैट कैन बी अवॉइडेड इफ़ द प्लांट इज क्लोज। अगर प्लांट क्लोज हो जाते हैं तो जो फिक्स कॉस्ट आप अवॉइड कर जाएंगे वो क्या होगी? फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट कितनी थी? 3 लाख की थी टोटल, जो पीछे गिवन थी। 2 महीने डिवाइडेड बाय 12 तो 50,000, और वो इनकर्ड होगी 40% पे, तो वो आ जाएगी 20,000। और फिक्स सेलिंग कॉस्ट जो थी वो 10,000 की थी, 2 महीने चलेगा, उसका निकालेंगे 12 से डिवाइड करके तो 35,000, और 20% से रिड्यूस हो जाएगी तो ये आ जाएगा 7,000। तो टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 27,000। तो आप इसको कंप्यूट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा नेट डिसएडवांटेज ऑफ क्लोजिंग द प्लांट, यानी कि अगर आप प्लांट को क्लोज कर देते हैं, बंद कर देते हैं, तो $15,000 आप गंवा देंगे। ठीक है, आपको डिसएडवांटेज होगा, नुकसान हो जाएगा। ये आपका क्या है? चौथे वाले सवाल का आंसर है। ठीक है जी, तो यहाँ तक कि आपको बात समझ में आ गई होगी। 5th वाले सवाल के अंदर देख लेते हैं कि वो आपको क्या बात बोल रहा है। ठीक है, 5th में कह रहे हैं एन आउटसाइड मैन्युफैक्चरर, एक आउटसाइडर है, मैन्युफैक्चरर है, उसने ऑफ़र किया टू प्रोड्यूस डेस्क। उसने कहा कि भाई हम आपके डेस्क बना देते हैं और आपके कस्टमर को डायरेक्ट, अंद्रेतीज़ कंपनी के कस्टमर को डायरेक्ट शिप भी कर देते हैं, यानी कि शिपिंग कॉस्ट भी हम बेयर करेंगे। इफ़ अंद्रेती कंपनी एक्सेप्ट दिस ऑफ़र, इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेती है तो जो फैसिलिटी दैट इट यूजेज टू प्रोड्यूस डेस्क वुड बी आइडियल। जो ये फैसिलिटीज़ इसके पास थी, खुद बना रही थी, वो आइडियल हो जाएंगी। हाउएवर, जबकि फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड कॉस्ट जो है वो 75% से डिक्रीज़ हो जाएगी। अच्छा, बिकॉज द आउटसाइड मैन्युफैक्चरर वुड पे फॉर ऑल शिपिंग कॉस्ट, तमाम शिपिंग कॉस्ट की पेमेंट कर देगा। द वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंस वुड बी ओनली 2/3, वो ओनली 2/3 रह जाएंगे अपनी प्रेजेंट अमाउंट के। तो आपने कंप्यूट करनी है यूनिट कॉस्ट जो कि रेलिवेंट है टू द प्राइस कोटेड बाय द आउटसाइड मैन्युफैक्चरर। ठीक है ना, आउटसाइड मैन्युफैक्चरर ने जो प्राइस कोट की है उसके कंपैरिजन में आपने रेलिवेंट कॉस्ट जो है वो बतानी है। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि क्या आंसर है। सो 5th वाला आपके पास आंसर है, द रेलिवेंट कॉस्ट आर दो दैट कैन बी अवॉइडेड। रेलिवेंट कॉस्ट इस केस में कौन सी होंगी? जो कि अवॉइड हो जाएंगी जब आप आउटसोर्सिंग करेंगे, बाहर के मैन्युफैक्चरर से परचेज़ करेंगे। तो वो कॉस्ट कौन कौन सी हैं वो आपने देखना है। सबसे पहले तो वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, जिसके अंदर आपके पास क्या शामिल था सर? मटेरियल शामिल था, प्लस आपके पास लेबर शामिल थी, प्लस आपके पास वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस शामिल थे। ठीक है ना, वेरिएबल सेलिंग एक्सपेंसेस शामिल थे। तो ये टोटल मिलाकर $16.80 पर यूनिट बनता है। ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास है फिक्स मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड की कॉस्ट, जो कि टोटल कितनी थी? 3 लाख की। उसने कहा 75% से रिड्यूस हो जाएगी, तो 75% इसका कितना बनता है? 225,000। 225,000 कितने यूनिट बना रहे हैं या बनाने को देंगे? 60,000 यूनिट। तो डिवाइड किया तो $3.75 पर यूनिट बनता है। ठीक है, और जो वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं वो पर यूनिट 1.20 हैं। तो उन्होंने क्या कहा कि ओनली 2/3 रह जाएंगे। ठीक है ना, ये पीछे आप देख सकते हैं कि ओनली 2/3 रह जाएंगे प्रेजेंट अमाउंट के। इसका मतलब अभी कितना इनकर्ड होगा? 1/3 होगा बाकी का। तो 1/3 आप इसका निकालेंगे तो ये बनेगा $0.40। तो इसको जब आप टोटल करेंगे तो जो टोटल कॉस्ट अवॉइड हो जाएगी आउटसोर्सिंग करने पे, तो वो हो जाएगी $20.95 पर यूनिट के हिसाब से। ठीक हो गया। तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करवा दूँ $60,000 से, तो आपकी जो टोटल कॉस्ट अवॉइड हो जाएगी वो कितनी होगी ये आपको पता लग जाएगा। ठीक है जी। तो $60,000 को आप मल्टीप्लाई करवा दें, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 20.95। ठीक है ना, तो ये तकरीबन आपकी 12,57,000 की जो कॉस्ट है टोटल में,
वो अवॉइड हो जाएगी आउटसोर्सिंग करने की वजह से। तो नतीजा आखिर में क्या है, टू बी एक्सेप्टेबल द आउटसाइडर मैन्युफैक्चरर कोटेशन मस्ट बी लेस देन 20.95 पर यूनिट। उसकी जो कोटेशन होनी चाहिए, वो जो कॉस्ट रखेगा आपको बेचने की, वो $20.95 यानी तकरीबन $21 से कम होनी चाहिए, नहीं तो आपको बाहर से आउटसोर्सिंग करने में नुकसान होगा। उससे बेहतर तो यही होगा कि आप क्या करें, खुद अपना यूनिट प्रोड्यूस कर लें और उसको बेच दें। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। कुछ थ्योरेटिकल था, कुछ कंप्यूटेशनल था, लेकिन काफ़ी कॉन्सेप्चुअल सवाल था और डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर पूछा हुआ था। अगर इसके अंदर आपको कोई भी बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं।